सो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था जो हमारा रूबी लेज़र था। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में। सो हीलियम नियॉन लेज़र का इंट्रोडक्शन यही होगा कि द फर्स्ट continuously operated gas laser, the first continuously operated gas laser to be fabricated successfully was the helium neon laser. The first continuously operated gas laser to be fabricated successfully was the helium neon laser. फर्स्ट कंटिन्यूसली ऑपरेटेड गैस लेज़र मतलब कंटिन्यूस ऑपरेशन है। जैसे रूबी लेज़र थोड़े टाइम के लिए लाइट देता है, फिर नहीं देता है और फिर वापस से लेज़र लाइट देता है, उस तरीके का नहीं। इट इज़ कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग एंड फर्स्ट गैस लेज़र भी है। तो जैसे रूबी लेज़र सॉलिड स्टेट लेज़र था, ये गैस लेज़र है। इट वॉज फैब्रिकेटेड बाय अली जवान and his co-workers in 1961। और क्या पंपिंग टेक्निक यूज़ की जाती है, तो द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज़ यूज्ड टू पंप द एटम्स। पंपिंग टेक्निक है हमारी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। द लेजिंग एक्शन अकर्स बिटवीन ट्रांजिशंस ऑफ नियॉन एनर्जी लेवल्स। तो एनर्जी लेवल्स जो नियॉन के हैं उनके बीच में जो ट्रांजिशंस होंगे उनकी वजह से हमारा जो ये हीलियम नियॉन लेज़र है वो वर्क करेगा। जो लेजिंग एक्शन होगा वो नियॉन के एनर्जी लेवल्स के बीच में होगा। तो इस पे अब हम कंस्ट्रक्शन जब स्टडी करेंगे तो ये जो हैं हमारी ब्रूस्टर विंडोज़ होती हैं दोनों साइड पे। विंडोज़ जो लिखा है विंडो, इधर हमें रेजोनेटिंग कैविटी बनानी पड़ती है। तो एक अगर हमने यहाँ पे फुल्ली रिफ्लेक्टिंग प्लेट ली है तो इधर 90% रिफ्लेक्टिंग प्लेट ले लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत इधर से हमारा जो लेज़र है वो निकल पाए, ट्रांसमिशन हो पाए लेज़र का। और क्वार्ट्ज ट्यूब है ये बीच में 80 सेंटीमीटर का। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं डिस्चार्ज प्रोवाइड करने के लिए, रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, और जो विंडोज़ के बीच में गैप होता है वो 100 सेंटीमीटर का होता है। अब इसी कंस्ट्रक्शन को जब हम लिखेंगे तो लिखा जाएगा कि द डिस्चार्ज चेम्बर कंसिस्ट्स ऑफ अ लॉन्ग क्वार्ट्ज ट्यूब, जैसे दिख रहा है लॉन्ग क्वार्ट्ज ट्यूब ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर की लेंथ है। एंड इनसाइड डायमीटर भी दिया है, इनसाइड डायमीटर है 1.5 सेंटीमीटर का। And this tube contains helium and neon gases in the ratio 10:1। तो ज़्यादातर आप वही देखोगे कि जो कम अमाउंट में गैस होती है उसी के लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होता है। तो जैसे हीलियम के अगर 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो वहीं एक मॉलिक्यूल होगा नियॉन का, मतलब एक एटम होगा नियॉन का अगर 10 हीलियम के एटम्स हैं तो। और प्रेशर क्या रहेगा इनका, 1 टॉर एंड 0.1 टॉर रिस्पेक्टिवली। नियॉन 0.1 टॉर के प्रेशर पे होगी और हाइड्रोजन होगा हमारा 1 टॉर पे। एट द एंड ऑफ द ट्यूब देयर इज़ अ मेटल चेम्बर कंटेनिंग हाई रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। हाई रिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, ठीक है। एंड ये एक्ट करती हैं हमारी रेजोनेटर कैविटी का, रेजोनेट करेगा काफ़ी टाइम तक। रेजोनेट करने के बाद इधर से हमारा लेज़र निकलेगा, क्योंकि ये 100% रिफ्लेक्टिंग नहीं है ये वाली प्लेट। ये 100% रिफ्लेक्टिंग है बट ये 100% रिफ्लेक्टिंग नहीं है। उसकी वजह से थोड़ा ट्रांसमिशन होगा और उस ट्रांसमिशन की वजह से हमें यहाँ पे लेज़र लाइट मिलेगी, ठीक। One plate is made fully reflective while the other is made partially reflective. For pumping, discharge is excited by means of external electrodes using a 28 microcoulomb per second generator whose input power is around 50 watts.
तो ये हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाता है हीलियम नियॉन लेज़र का। अब वर्किंग कैसे होगी? व्हेन वी सप्लाई AC और DC वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रोड्यूस्ड इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। जो भी डिस्चार्ज ट्यूब है हमारा, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे ड्यू टू जो हमने इलेक्ट्रोड्स में करंट पास कराया है। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या हमारे इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड इट इज़ फाउंड दैट हीलियम एटम्स आर मोर readily excited by electron impact than the neon atoms। मतलब क्या होगा स्टार्टिंग में, अगर हम इस लेवल को देखें डायग्राम को, तो ये हीलियम है और ये हीलियम एकदम एक्साइट हो जाएगा ग्राउंड स्टेट से 2s 1s एंड 3s स्टेट्स में जाने के लिए, और मोर रेडली एक्साइट होगा दैन नियॉन। तो क्या कह रहा है? इट इज़ फाउंड दैट हीलियम एटम्स आर मोर रेडली एक्साइटेड बाय इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट दैन नियॉन एटम्स। कई बार इसका अगर हम समझने की कोशिश भी करें कि क्यों हमारा हीलियम जो है एटम्स रेडली एक्साइट हो रहे हैं दैन नियॉन, तो हीलियम का एटॉमिक वेट कम होता है नियॉन से, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट की वजह से ये एटम्स जो हैं एक्साइट, इलेक्ट्रॉन क्या है कि कोलाइड करेगा हीलियम एटम के साथ, उस कोलिजन की वजह से हीलियम का जो ग्राउंड स्टेट में एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा, और जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो अपना जो भी उसके पास एनर्जी थी वो ट्रांसफ़र कर देगा इस हीलियम पे। तो अब उसके पास कोई एनर्जी नहीं रहेगी, लेकिन हीलियम के पास एनर्जी वो गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन के वजह से, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। तो इस डिस्चार्ज की ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, वे इलेक्ट्रॉन्स वो कोलाइड किए हीलियम एटम्स के साथ, एक्साइट किया उन्होंने हीलियम एटम्स को 2s एंड 3s स्टेट्स में जाने के लिए, और ये दोनों मेटास्टेबल स्टेट्स होते हैं। तो ऐसा भी नहीं होता है कि एकदम इन पे ट्रांजिशन करके एकदम से लोग वापस ग्राउंड स्टेट में या लोअर स्टेट्स पे चले जाएं। मेटास्टेबल स्टेट्स हैं तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रहेंगे। जब इस स्टेट पे रहेंगे इन दोनों स्टेट्स पे, तब देखो क्या होता है। नाउ द 2s बैंड ऑफ हीलियम इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द 3s बैंड ऑफ नियॉन। ये देखो इनकी सिमिलर एनर्जी है। जो 2s स्टेट है हीलियम का, वो देखो लगभग सेम ही एनर्जी लेवल पे है, ये एनर्जी है इस स्केल पे, तो सिमिलर एनर्जी ही है हमारे नियॉन के 3s स्टेट की। तो इसी पे हम बात कर रहे हैं कि क्लोजली रिलेटेड हैं। सिमिलरली सेकेंड ऑल्सो 2-3s बैंड ऑफ हीलियम, जो ये 2-3s बैंड है ऑफ हीलियम, ये क्लोजली रिलेटेड है 2s बैंड ऑफ नियॉन के। ये साइड नियॉन है, ये साइड हीलियम है। तो ये वाला स्टेट जो हीलियम का मेटास्टेबल स्टेट है वो इससे रिलेटेड है, और जो 2-3s स्टेट है वो इससे रिलेटेड है। नाउ ड्यू टू रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफ़र द ग्राउंड स्टेट नियॉन एटम्स वुड बी एक्साइटेड बाय द एक्साइटेड हीलियम एटम्स। अब समझने की कोशिश करिए कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स लड़े हीलियम एटम से कोलिजन हुआ और उन्होंने हीलियम एटम्स को एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचा दिया। इस एक्साइटेड स्टेट जो हैं, जो मेटास्टेबल स्टेट्स भी हैं, जब इस मेटास्टेबल स्टेट पे पहुंचने के बाद ये कोलाइड करेंगे नियॉन एटम्स के साथ, तो नियॉन एटम्स भी इन अपर स्टेट्स पे एक्साइट हो जाएंगे। तो ये जो नियॉन एटम्स ग्राउंड स्टेट में थे, वो जब हीलियम एटम्स जो इस एक्साइटेड स्टेट में हैं उनसे लड़ेंगे या कोलाइड करेंगे, तो रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफ़र की वजह से अब ये जो नियॉन एटम्स हैं वो भी इन लेवल्स पे पहुंच जाएंगे। और इसी के बाद हम यही स्टडी करेंगे कि जो ये स्टेट है वो 3p में भेजेगा, 2p में भेजेगा, एटम्स ऐसे ही डिके होगा, एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट्स में आने की कोशिश करेंगे ना, तो लोअर स्टेट्स में आएंगे, ऐसे ही जो 2s स्टेट है वो इधर भेजेगा, डिके होगा। तो ये 3 डिकेज होंगे, उसके बाद फिर
जो हुआ 3s से 3p में एक हुआ रिलैक्सेशन, एक हुआ 3s से 2p में, और एक हुआ 2s से 2p में। तो जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो किन किन लेवल्स के बीच में बना, 3s और 3p में, कि 3s में ज़्यादा हैं, बन जाएंगे, रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पे एटम्स बढ़ जाएंगे, यहाँ पे तो कम ही होंगे। वैसे ही यहाँ पे भी बढ़ने लगेंगे एटम्स, लेकिन यहाँ पे कम होंगे। तो इसकी वजह से 3s और 3p में एक पॉपुलेशन इन्वर्जन बन जाएगा, 3s और 2p में एक पॉपुलेशन इन्वर्जन बन जाएगा, और 2s और 2p में पॉपुलेशन इन्वर्जन बन जाएगा, जिनकी वजह से हमें 3 अलग अलग वेवलेंथ में लाइट मिलेगी, जो कि है 3.39 माइक्रोन 3.39 माइक्रोन की, और 6328 एंगस्ट्रॉम की, और 1.15 माइक्रोन की, मतलब माइक्रोमीटर में ही होगा ये। 10⁻⁻6 है ये, 10⁻⁻10 है, 10⁻⁻6। और ये 2p से 1s स्टेट में और 1s से नियॉन में क्या होगा कि रिलैक्सेशन वाया स्पॉन्टेनियस एमिशन वॉल कोलिजन क्या है कि जो ये नियॉन एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट नियॉन एटम्स से भी लड़ेंगे, उसमें भी इनइलास्टिक कोलिजन होगा। ये सब इलास्टिक कोलिजन्स हैं कि आप देखोगे इस स्टेट से इस स्टेट में नियॉन एटम जो है, हीलियम एटम लड़ेगा नियॉन एटम से, पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा। तो एनर्जी लॉस उस तरीके से नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो ये 2p स्टेट में नियॉन एटम है वो ग्राउंड स्टेट में जब नियॉन एटम से लड़ेगा तो थोड़ी बहुत एनर्जी लूज़ करेगा, लूज़ करते करते वो 1s स्टेट में आ जाएगा। कई बार यही जो नियॉन एटम है वो वॉल्स से भी लड़ेगा डिस्चार्ज ट्यूब की, और उसकी वजह से भी अपनी एनर्जी लूज़ करके ग्राउंड स्टेट में पहुंचेगा। तो ये दो जो होते हैं ये जो ट्रांजिशन हो रहे हैं, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन वॉल कोलिजन और बाकी कोलिजन्स की वजह से हो रहे हैं। इसमें हमें कोई एज सच रेडिएशन देखने को नहीं मिलता है। एंड ये है हमारा पूरा वर्किंग हीलियम नियॉन लेज़र का। तो यहाँ तक हम लिख चुके थे, नाउ द 2,1s बैंड ऑफ हीलियम is closely related to the 3s band of neon. Also the 2,3s band of helium is closely related to the 2s band of neon. Due to resonant energy transfer, the ground state neon atoms would be excited by the excited helium atoms. इसके बाद तो ग्राउंड स्टेट के जो नियॉन एटम्स थे वो एक्साइट हुए एक्साइटेड हीलियम एटम्स की वजह से, and lasing action occurs between energy levels of neon. Hence the role of helium atoms is only to assist in pumping process. मतलब नियॉन के जो ग्राउंड स्टेट के एटम्स हैं उनको एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए ही केवल हमें हीलियम की ज़रूरत है। ऑल्सो हीलियम की एक प्रॉपर्टी है कि जो हीलियम होता है वो डिस्चार्ज ट्यूब को हीटिंग से बचाता है, मतलब ओवर हीट नहीं होने देता है सेटअप को, वरना क्या होगा, डिस्चार्ज ट्यूब में ज़्यादा हीट की वजह से क्रैक्स बन सकते हैं। तो हीलियम का जो होता है वो हम हीलियम के लिए कह सकते हैं कि हीलियम की हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से वो ओवर हीटिंग को भी बचाएगा। तो ये दो रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से हम हीलियम को यूज़ करते हैं अपने हीलियम नियॉन लेज़र के लिए, वरना लेजिंग एक्शन तो नियॉन के लेवल्स में ही हो रहा है। हमको हीलियम केवल असिस्ट करना होता है, नियॉन को एक्साइटेड स्टेट्स में पहुंचाना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से नियॉन एटम्स जो हैं एक्साइटेड लेवल्स में नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन हीलियम का एटॉमिक वेट कम होता है तो हीलियम एटम्स पहुंच जाते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम एनर्जी लेवल डायग्राम इट इज़ विजिबल दैट द ट्रांजिशंस बिटवीन लेवल्स ऑफ नियॉन आर, हमने बताया था 3s से 3p में, 3s से 2p में और 2s से 2p में 3.39 माइक्रोमीटर, 6328 एंगस्ट्रॉम एंड 1.15 माइक्रोमीटर के तीन हमको
वेवलेंथ के रेडिएशन मिलते हैं. नाउ आउट ऑफ दीज रेडिएशंस एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशंस डिनोटेड बाय ABC, हमने ABC से इनको डिनोट किया है. लैम्डा विच इज़ इक्वल टू 3.39 माइक्रोमीटर एंड लैम्डा विच इज़ इक्वल टू 1.15 माइक्रोमीटर. मतलब A और C ये लाए करते हैं इंफ्रारेड रीजन में. अब क्योंकि ये इंफ्रारेड रीजन में लाए करते हैं, हमको विजिबल लाइट नहीं दिखने को मिलती है. ओनली दो रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू B, दैट इज़ लैम्डा विच इज़ इक्वल टू 6328 एंगस्ट्रॉम, जो 3s से 2p में ट्रांजिशन हो रहा है, उसकी वजह से हमको एक लेज़र लाइट देखने को मिलती है. दिस लाइज इन द विजिबल रीजन एंड उसकी वजह से हमें लेज़र लाइट देखने को मिलती है. दिस वुड रेजोनेट बिटवीन द रेजोनेटर कैविटी. जो रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स थी, ये रेडिएशन निकलने के बाद उनके बीच में रेजोनेट करता रहेगा, बाउंस करता रहेगा इधर से उधर. एंड एक टाइम आएगा जब जो थोड़ा बहुत ट्रांसमिशन राइट साइड वाली मिरर में हो रहा था, जो मेरे ख्याल से पार्शली रिफ्लेक्टिव थी, उससे हमको लेज़र लाइट मिलती है. दिस वुड रेजोनेट बिटवीन द रेजोनेटर कैविटी प्रोवाइडेड द रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स एंड लेज़र लाइट. मतलब क्या कहते हैं, रेजोनेटर कैविटी प्रोवाइडेड बाय द रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, रेजोनेटर कैविटी प्रोवाइडेड बाय द रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं एंड लेज़र लाइट वुड बी प्रोड्यूस्ड. लेज़र लाइट वुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन एंड हैविंग वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम. तो ये भी याद रखना होगा कि जो हीलियम नियॉन लेज़र है उसमें इस वेवलेंथ की लाइट हमको मिलती है लेज़र लाइट, और ये दो वेवलेंथ की लाइट्स हमें मिलती हैं. इन दो वेवलेंथ की इंफ्रारेड रीजन में हमको रेडिएशन देखने को मिलते हैं, जो 3.39 माइक्रोमीटर का है एंड लैम्डा 1.15 माइक्रोमीटर का है. इसका एडवांटेज यही होगा रूबी लेज़र से कि पहली चीज़ कंटिन्यूसली ऑपरेटेड है, एंड जो रूबी लेज़र थी वो कंटिन्यूसली ऑपरेटेड नहीं थी. दूसरी चीज़ पंपिंग प्रोसेस में डिफरेंस है, इसमें हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यूज़ कर रहे हैं. एंड एक और डिफरेंस ये होगा कि मतलब वो तो है ही कि रूबी के लेवल्स के बीच में उधर ट्रांजिशन हो रहा था, इधर नियॉन के लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है. चौथा डिफरेंस ये भी होगा कि ये गैस लेज़र है और वो सॉलिड स्टेट लेज़र थी. तो ये 4 डिफरेंसेस भी हो जाएंगे हमारे हीलियम नियॉन लेज़र और रूबी लेज़र के. एंड इस तरीके से हमारा ये हीलियम नियॉन लेज़र का टॉपिक जो है ख़त्म होता है.